नमस्कार, आपका स्वागत है द लोकसभा में। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करने आया हूँ, एक ऐसे टॉपिक को उठाने आया हूँ जो शायद अभी कहीं पर भी बात नहीं की जा रही, जिसके बारे में आपने पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ दिनों में ये देखा होगा कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो लगातार महिलाओं के सम्मान की बात करती है, महिलाओं के अधिकारों की बात करती है, बराबरी का हक दिलाने की बात करती है। और कांग्रेस ही वो पार्टी है जो अपने आप को मुस्लिमों का भी रहनुमा कहती है, मुस्लिमों के अधिकारों की बात करती है। लेकिन आज जब आपसे मैं बात करूंगा, आपसे आगे आगे जैसे जैसे बात होगी तो आपको पता चलेगा कि जो कांग्रेस पार्टी है या इसके जो नेता हैं या जो इस तरीके की कांग्रेस में जो लोग विधायक हैं या सांसद हैं या बड़े पदों पर हैं, सीएम हैं कुछ राज्यों के, वो किस तरीके से जो है ना तो वो महिलाओं का सम्मान करते हैं जब वो सत्ता में होते हैं, और ना ही वो मुसलमानों का सम्मान करते हैं जब वो उनके पास सत्ता होती है। अ, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस का वो दोगलापन भी सामने आता है, जहां पर राहुल गांधी जो है वो लगातार उन राज्यों में जाते हैं जहां पर महिलाओं के साथ महिलाओं का अपमान होता है या कहें महिलाओं के साथ कोई घटना ऐसी हो जाती है, लेकिन वो राज्य बीजेपी का होता है, इसलिए वो जाकर के वहाँ हंगामे काटते हैं। लेकिन आपको बता दूं, पिछले कुछ महीनों से उन्हीं के एक शासित राज्य जिसका नाम हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पर किसी मामूली महिला को नहीं बल्कि वहाँ के एक एसपी जो कि महिला है और जिनका नाम इल्मा अफरोज़ है, उन्हें लगातार एक तरीके से वहाँ का जो वहाँ के विधायक हैं और जो वहाँ के दूसरे नेता हैं, वो लगातार उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं मानसिक तौर पर। अच्छा, ये पूरी कहानी अगर मैं शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आईपीएस इल्मा अफरोज़ हैं, वो कौन है, वो कहाँ से आती हैं, वो क्या उससे पहले आईपीएस से पहले वो क्या थी, और वो किस बैकग्राउंड से आती हैं, किस परिवेश से आती हैं, ताकि आपको ये मालूम पड़ जाए कि एक महिला, एक लड़की जो उत्तर प्रदेश के एक मुरादाबाद से आती है, वहाँ के कुंदरकी गांव से आती है। 14 साल की उम्र में जो इल्मा अफरोज़ थी, उनके पिता का जो है वो निधन हो गया था। इसके बाद से जो जिम्मेदारी है उनके 12 साल के भाई की, और माँ जो थी वो उन्होंने पूरी जिम्मेदारी जो है वो परिवार की उठाई। हर मुसीबत से लड़कर उन्होंने इल्मा अफरोज़ को और उनके भाई को पढ़ाया लिखाया, अच्छी शिक्षा दिलाई, चाहे कुछ भी उनके लिए उससे उन्हें करना पड़ा हो। अच्छा, इल्मा जो थी वो बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज़ थी। जो वहाँ के उनके जानने वाले थे वो बताते हैं कि इल्मा बचपन से ही इंग्लिश बहुत फ्लुएंटली बोलती है, बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलती थी। उन्होंने शुरुआती शिक्षा जो थी वो मुरादाबाद से ही पूरी की। इसके बाद जो इल्मा है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज है, सेंट स्टीफन, वहाँ पे उन्होंने दाखिला लिया। वहाँ से उन्होंने जो है फ़िलॉसफ़ी में जो है ग्रेजुएशन किया। इसके बाद इल्मा की जो पढ़ाई थी, अपनी मेहनत, लगन और उसके दम पर जो इल्मा अफरोज़ थी, उन्हें स्कॉलरशिप मिली और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गई, वहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। इसके बाद एक एक्सचेंज जो होता है, एक वहाँ पर एक प्रोग्राम होता है, एक्सचेंज प्रोग्राम, उसके तहत वो पेरिस भी गई पढ़ाई के लिए। इसके बाद इल्मा अफरोज़ जो हैं वो वापस न्यूयॉर्क लौटी। न्यूयॉर्क में भी उन्होंने कई सारे अलग अलग संस्थानों के साथ जुड़ करके काम किया, वहाँ पर भी पढ़ाई की, और उनको न्यूयॉर्क में ही एक बड़े पैकेज पर वहाँ पर एक जॉब ऑफर हुई। लेकिन कहीं ना कहीं इल्मा के अंदर जो था वो देशभक्ति का भाव था। इल्मा अफरोज़ चाहती थी कि वो जा कर के अपने देश की सेवा करे। जिस तरीके का बचपन उन्होंने गुजारा, जिस तरीके की बचपन में उनके तंगहाली थी वो उन्होंने सही, वो भारत के लोग जो हैं, वहाँ के बच्चे जो हैं, वो ना सहे। इसी मंशा से और देश की सेवा की मंशा से जो इल्मा अफरोज़ थी, उन्होंने एक बहुत भारी पैकेज को ठुकरा करके देश सेवा को चुना और वो वापस 2017 में भारत आई। 2017 में उन्होंने भारत की सबसे कठिन परीक्षा कही जाने वाली यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को उन्होंने बहुत ही अच्छे से पास किया। 217 उनकी ऑल इंडिया रैंक आई। इसके बाद 2018 में वो
आईपीएस के लिए चुनी गई। आईपीएस के लिए उनका पहला तबादला था, वो उन्होंने हिमाचल कैडर लिया था, तो उनका हिमाचल में हुआ। अच्छा, हिमाचल में जब वो पहुंची, जब वो हिमाचल में बद्दी पहुंची, क्योंकि उनका पहला जो ट्रांसफ़र था वो बद्दी में हुआ था हिमाचल की। वहाँ पर जब वो पहुंची तो अपने काम में जैसे एक ट्रेनी और आईपीएस जैसे काम करते हैं वैसे कर रही थी, क्योंकि शुरुआत में हर आईपीएस जो होता है वो ट्रेनी होता है और उनको अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो काम करना पड़ता है। तो उसी दौरान कुछ वक्त गुजारने के बाद बद्दी में उन्होंने देखा कि एसपी ऑफिस के बाहर एक बच्चा जो है वो पानी पी रहा था, काफ़ी तंगहाली में था। तो उनको ऐसा लगा कि उस बच्चे से बात करनी चाहिए। तो जो इल्मा थी उन्होंने इस बच्चे से बात की, और जब उस बच्चे से बात की तो उनको ये पता चला कि इस पूरे एरिया में जितने भी ऐसे गरीब बच्चे हैं उनमें से कोई भी बच्चा स्कूल तो छोड़िए, स्कूल का नाम तक नहीं जानता, वो जाने तो छोड़ ही दीजिए, पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर हैं ये सारे बच्चे। इल्मा ने वहीं पे तुरंत एक्शन लिया, उस इस चीज़ पर एक्शन लिया, या एक कदम उठाया कह सकते हैं कि उन्होंने तुरंत एक कदम उठाया कि उन्होंने एक इवनिंग स्कूल स्टार्ट किया। अपने एसपी ऑफिस में ही उन्होंने एक इवनिंग स्कूल स्टार्ट करवा दिया। अच्छा, इल्मा रोज़ बच्चों को पढ़ाने वहाँ जाती थी। शुरुआत में आप समझिए कि 20 से 25 ही बच्चे आते थे, लेकिन आप ये समझिए कि इल्मा पढ़ाने में या फिर पढ़ाई के क्षेत्र में कितनी अच्छी थी कि कुछ ही वक्त में वो जो संख्या 20-25 बच्चों की थी वो 450 के करीब पहुँच गई। अब इल्मा के पास 450 बच्चे पढ़ने आते थे, जिन्हें वो खुद इवनिंग स्कूल में पढ़ाया करती थी। और ये सारे बच्चे जो थे वो बहुत ही गरीब थे। कोई लेबर का बच्चा था, कोई भीख जो मांगते हैं उनके बच्चे थे, इस तरीके से ही सारे बच्चे जो थे वो थे। अच्छा, इल्मा शुरू से ही बहुत दबंग टाइप की आईपीएस थी। वो जब भारत आई तो मुझे लगता है उन्होंने ये सोच रखा था कि वो कभी भी किसी के आगे झुकेंगे नहीं, वो गलत के आगे कभी भी झुकेंगी नहीं। लेकिन अब जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वहाँ पर आप देखेंगे कि एक इतने प्रतिभाशाली और कहेंगे इतनी पावरफुल लेडी को भी किस तरीके से जो कांग्रेस की सरकार थी और वहाँ के जो नेता थे और जो कुछ चाटुकार अधिकारी थे, उन्होंने किस तरीके से एक महिला को, मैं मुस्लिम और हिंदू नहीं कहूँगा इसमें, क्योंकि एक आईपीएस ऑफिसर जो होता है उसका धर्म से ऊपर एक पद होता है, इसलिए मैं हिंदू मुसलमान नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, एक आईपीएस ऑफिसर जिसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है, आप सोचिए उसको झुकाने के लिए क्या क्या षड्यंत्र रचे गए, किस तरीके से हथकंडे अपनाए गए, ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। अच्छा, जब ये स्कूल्स वगैरह चल रहे थे इसी दौरान हुआ ये कि कुछ वहाँ पे माइनिंग, करीब 42 जो है स्टोन कटर्स जो है वो वहाँ पर चलते हैं। तो हुआ क्या कि विधायक है एक वहाँ के, उनका नाम जो है, विधायक जी का नाम जो है वो राम कुमार चौधरी है, जो कि दून से दून कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वहाँ से विधायक हैं। अच्छा, विधायक जी का अहंकार बहुत बड़ा था। विधायक जी का अहंकार इसलिए बड़ा था क्योंकि जिस पार्टी के वो विधायक हैं, कांग्रेस के, उनकी राज्य में सरकार है। अच्छा, होता क्या है हमारे देश में कि विधायक हो, सांसद हो, या फिर कोई दूसरा नेता हो या कोई छुटभैया नेता भी हो, अगर उसकी पार्टी की सरकार देश में, राज्य में रहती है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो खुद अपने आप को सरकार समझने लगता है। सरकार इस तरीके से समझने लगता है, उसको लगता है कि सब कुछ उसके अंडर में ही है, सब कुछ वो कंट्रोल कर सकता है। लेकिन यही लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि जो बच्चे आईपीएस आईएएस बन के आते हैं वो सालों की कड़ी मेहनत करके आते हैं। वो इसलिए नहीं आते कि तुम्हारे यहाँ चाटुकारिता कर सके, कुछ करते भी होंगे, मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने माहौल ख़राब किया हुआ है जो करते भी होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो अच्छा काम भी कर रहे हैं। अच्छा, होता क्या है यहाँ पर कि राम प्रकाश चौधरी जो है उनकी गाड़ियाँ जो हैं वो माइनिंग के काम में लगी हुई थी, उनकी उनके नाम पर नहीं थी, उनकी पत्नी के नाम पर ये गाड़ियाँ थी जो कि माइनिंग के काम में लगी हुई थी। लेकिन जो एसपी बद्दी थी इल्मा अफरोज़, उनको पता चलता है कि ये गाड़ियाँ जो है वो गैर कानूनी तरीके से या इनमें कुछ कमियां हैं, तो वो उठा करके उन गाड़ियों का चालान कर देती हैं। जो कानून जो कहता है उसके तहत वो उसका चालान कर देती है उन गाड़ियों का। लेकिन विधायक जी तो भाई, अहंकार बहुत बड़ा था विधायक जी का, विधायक जी को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। विधायक जी ने तुरंत जो है अपने हथकंडे अपनाना शुरू कर दिया, दबाव बनाना शुरू कर दिया एसपी साहिबा पर।
एसपी साहिबा ने देखा कि मेरे ऊपर दबाव बन रहा है, लेकिन बहुत हद तक उन्होंने उस दबाव को झेल लिया, क्योंकि वो एक ईमानदार और एक साफ छवि की आईपीएस थी, तो वो झेल गई। अगर कोई मेरे ख्याल में अगर कोई करप्ट आईपीएस होता या कोई करप्ट अधिकारी होता तो वो झुक जाता, लेकिन वो ऐसी थी नहीं, तो वो झुकी भी नहीं। अब ये लड़ाई बढ़ती चली गई। ये जो टकराव था विधायक राम कुमार चौधरी और आईपीएस इल्मा जो थी इल्मा अफजोर जो है, उनके बीच में ये टकराव जो है लगातार जो बढ़ता चला गया। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि विधायक जी नाराज़ हो गए हैं, और यही नहीं, विधायक जी ने इल्मा अफरोज़ के खिलाफ हिमाचल विधानसभा में जो है वो एक विशेषाधिकार हनन का जो है उनको नोटिस भी दिलवा दिया हिमाचल विधानसभा से। मतलब आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात ये थी। और विधायक जी की पावर आप देखिए कि एक आईपीएस को दबाने के लिए वो क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं। विधानसभा में जाकर वहाँ से विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिलवाया जा रहा है एक ईमानदार आईपीएस को, और ये लगातार जो है ये विवाद बढ़ता जा रहा था। अच्छा, इसी दौरान क्या हुआ कि जो है बद्दी में ही एक फायरिंग कांड हुआ। फायरिंग कांड इस तरीके से हुआ कि वहाँ के एक रामकिशन नाम के एक स्क्रैप व्यापारी हैं, जिनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी पर कई सारी गोलियां चली। अच्छा, गोलियां चली तो इसके बाद जो है वो केस उठा, लेकिन जब वो इंक्वायरी हुई, जांच हुई इस मामले की, तो पता चला कि राम किशन ने खुद ही अपने ऊपर गोलियां चलवाई थी। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या था कि राम किशन पिछले कुछ दिनों से ऑल इंडिया गन लाइसेंस चाहता था अपने लिए, ऑल इंडिया परमिट वाली गन लाइसेंस, जिससे वो लेकर के पूरे भारत में कहीं पे भी जा सके। लेकिन एसपी बद्दी जो थी, इल्मा अफरोज़ जो थी, वो उन्होंने राम किशन जो स्क्रैप व्यापारी है, कारोबारी है, उसका बैकग्राउंड देखते हुए, उसका बैकग्राउंड चेक करते हुए उससे इस चीज़ की मंजूरी नहीं दी कि उसे ऑल इंडिया गन लाइसेंस दिया जाना चाहिए। अच्छा, इससे स्क्रैप व्यापारी जो था वो भी नाराज़ हो गया। अब स्क्रैप व्यापारी कौन था? जिसके बड़े बड़े नेताओं से, मंत्रियों से बहुत करीबी संबंध थे। बहुत प्रेशर जो है वो वहाँ से भी डाला गया कि कैसे भी करके स्क्रैप व्यापारी जो रामकिशन है उससे गन लाइसेंस दिया जाए ऑल इंडिया परमिट वाला। लेकिन वो वहाँ पर भी झुकी नहीं। क्यों नहीं झुकी? एक ही पूरे इसके पीछे का मकसद था, और वो था कि वो ईमानदार थी। अच्छा, अब आप इन सब में ये सोचिए कि ये सब कुछ, आप सिर्फ अभी ये भूल जाइए कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये कांग्रेस की सरकार में हो रहा है, और मैं आपको बस ये इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूँ। सोचिए कि यही उत्तर प्रदेश में हो रहा होता, तो आज जो पार्टियां छाती पीट रही होती वहाँ पर जा करके मीडिया पर, सोशल मीडिया पर जो धज्जियां उड़ाई जा रही होती सरकारों की, वो आप समझ सकते हैं किस तरीके से बीजेपी की धज्जियां उड़ाई जाती, योगी आदित्यनाथ की धज्जियां उड़ाई जाती, और पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगा दिए जाते, महिला विरोधी, ये विरोधी, वो विरोधी, तमाम तरीके के जो इल्ज़ाम है वो लगा दिए जाते। लेकिन चूंकि आज उन्हीं के एक राज्य, उन्हीं के शासित राज्य, कांग्रेस के ही शासित राज्य हिमाचल प्रदेश में ये घटना हो रही है, इसलिए किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं फूट रहा है कि आप अपने ही यहाँ के एक अधिकारी, एक महिला अधिकारी ऊपर से, एक आईपीएस, एक ईमानदार आईपीएस के ऊपर इस तरीके से उसे मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा था। और ये पिछले कई महीनों से हो रहा है, क्योंकि इसमें मैं आपको टाइमलाइन नहीं बता रहा हूँ इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है। ये सब कुछ जो है पिछले 1 साल से लगभग चला आ रहा है, 7-8 महीने, 9 महीने से ये सारी चीज़ें जो है वो चली आ रही हैं। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि एक मीटिंग हुई, सीएम सुक्यू, जो वहाँ के सुखविंदर सिंह सुक्यू जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं हिमाचल के, उनकी अध्यक्षता में डीसी और एसपीज की जो है एक मीटिंग हुई। वहाँ पर इल्मा अफरोज़ भी शामिल हुई उस मीटिंग में। वहाँ पर उन्हें कई सारे बड़े सीनियर अधिकारी उनसे मिले, बड़े सारे मंत्री उनसे मिले। इसके बाद अचानक से क्या हुआ, किसी को नहीं पता उस मीटिंग में क्या हुआ। इल्मा अफरोज़ अपने सरकारी आवास पर आई उसी दिन, और उन्होंने उसी दिन क्या नाम है, अपना आवास जो है सरकारी वो खाली कर दिया, अपना चार्ज जो है अपने एक दूसरे अधिकारी को दे दिया, और एक लंबी छुट्टी पर वो वापस अपनी माँ के साथ मुरादाबाद कुंदर की आ गई। अच्छा, इसके बाद बहुत सारी जो है सवाल उठाए जाने चाहिए थे कि ऐसा क्यों हुआ, एक ईमानदार आईपीएस अधिकारी के साथ ऐसा क्यों किया गया, क्यों जो कांग्रेस बाहर संसद में और सड़कों पर ये कहती है कि महिलाओं का सम्मान
हमारे लिए सबसे बड़ा है, सर्वोपरि है। क्यों वही कांग्रेस जो है, जिसके प्रवक्ता रात दिन जो है मीडिया में आकर के ये बोलते हैं कि बीजेपी जो है महिलाओं का सम्मान नहीं करती, बीजेपी जो है महिला विरोधी है, बीजेपी ये है, बीजेपी वो है, वही प्रवक्ता आज जो है जो ये एसपी इल्मा अफरोज के साथ हुआ है उस पर चुप है, उस पर बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट हो रखा है। इनके मुंह में ऐसा लग रहा है जैसे दही जम गया हो। राहुल गांधी जो छाती पीटते हैं, प्रियंका गांधी जो छाती पीटती हैं, हर मुद्दे पर छाती पीटती है अगर वो बीजेपी शासित राज्य में होता है, लेकिन आज इन्हीं के शासित राज्य में एक कोई मामूली महिला के साथ नहीं, किसी मामूली लड़की के साथ नहीं ये हो रहा है, एक एसपी पद की आईपीएस ऑफिसर के साथ इस तरीके की जो है ये सारी चीज़ें, एक तरीके से कहा जाए कि इस मानसिक प्रताड़ना जो है उन्हें दी जा रही थी। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि वो इल्मा अफरोज जो है वो नेताओं के दबाव में नहीं आती हैं, अधिकारियों के दबाव में नहीं आती, वो अपनी लंबी छुट्टी लेकर के वापस जो है वो अपने मुरादाबाद आ जाती हैं। लेकिन इसके बाद भी जब पूछा जाता है वहाँ के मुख्यमंत्री से कि ऐसे ऐसे ये हुआ है, तो उनके मुख्यमंत्री देखिए, बेशर्मी की हद देखिए मुख्यमंत्री की, कि वो कहती हैं वो तो अपनी मर्जी से जो है वो छुट्टी पर गई हुई हैं, ऐसा कोई मामला नहीं है। जबकि पूरे पब्लिक डोमेन में ये चीज़ सबको पता है कि इल्मा अफरोज जो हैं वो जो है राम जो वहाँ के जो विधायक हैं, राम प्रकाश चौधरी जो हैं, उनके साथ उनका सीधा सीधा टकराव था। इसके बाद जो स्क्रैप व्यापारी राम किशन है उसके साथ इनका सीधा सीधा टकराव था। और ये सारे कहीं ना कहीं जो अधिकारी, ये सारे जो स्क्रैप व्यापारी राम किशन है या फिर वो विधायक जी हैं दून के, वो सब कहीं ना कहीं गर्दन तक जो है वो करप्शन में धंसे हुए हैं। और वो चाहते थे कि अगर इल्मा अफरोज वहाँ रही, उस एसपी के पद पर रही, तो वो ना तो गलत करने देगी और ना ही वो गलत को सहेगी, और गलत करने वालों को हो सकता है वो दंडित भी करे। इस वजह से इल्मा अफरोज को पूरे मशीनरी जो होता है, पूरे स्टेट की मशीनरी लग गई उसको किसी भी तरीके से वहाँ से हटाने के लिए, उसे उसके पद से हटाने के लिए, उसे इस हद तक मजबूर कर दिया गया एक आईपीएस, महिला आईपीएस अधिकारी को, कि वो एक लंबी छुट्टी दिखा करके अपने वापस घर चली जाए। जो लड़की 14 साल की उम्र से जो है उसने मेहनत की, अपनी माँ के साथ खेतों में काम किया, उसके बाद वो दिल्ली के सबसे फाइन कॉलेज में पढ़ी, स्टीफेंस कॉलेज में जो है वहाँ सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ी, वहाँ से जो है वो ऑक्सफोर्ड गई, ऑक्सफोर्ड से न्यूयॉर्क गई, न्यूयॉर्क में एक बड़ा पैकेज उसने ठुकरा दिया, उसको उसी देश में जो है इतना बड़ा तिरस्कार, इतना बड़ा अपमान सहना पड़ा, जिस देश की सेवा करने के लिए वो वापस आई थी लाखों करोड़ों रुपए को छोड़कर। वो चाहती तो न्यूयॉर्क में सेटल हो सकती थी, वहाँ पर जॉब कर सकती थी, अपने परिवार को वहाँ सेटल कर सकती थी, लेकिन एक उसके अंदर देशभक्ति की जो भावना थी वो थी, इसलिए वो वापस आई। अब आप सोचिए कि ऐसे करप्ट नेताओं की वजह से, जिनको पढ़ाई लिखाई तो छोड़िए, पढ़ाई लिखाई से तो ये लोग बहुत दूर होते हैं, जिनकी बेसिक क्वालिफिकेशंस, जिन्हें अभी 4 कानून के एक्ट पूछ ले जाए तो नहीं पता होंगे, वो एक ऐसे आईपीएस अधिकारी, एक ऐसी महिला आईपीएस अधिकारी को जो है प्रताड़ित कर रहे हैं मानसिक तौर पर, जो कि बहुत ही काबिल अफसर थी, जो कि बहुत काबिल अफसर है। और अभी ऐसी खबरें हैं, कुछ वक्त पहले ही जो है आईपीएस इल्मा अफरोज को जो है वो वापस ड्यूटी पर उन्होंने ज्वाइन किया है, और लेकिन इस बार वो किसी पद पर नहीं है, एक तरीके से सिर्फ दिखावे के लिए उन्हें ज्वाइन करवा दिया गया है। और इस वक्त वो उन्हें हेडक्वार्टर पुलिस, जो हिमाचल पुलिस का हेडक्वार्टर है, वहाँ पर अटैच कर दिया गया है, वहाँ पर उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और जब ये इस पर सवाल पूछा गया कि ऐसा क्यों किया गया, इतने काबिल अफसर को हेडक्वार्टर में क्यों रखा गया, क्योंकि हेडक्वार्टर में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। हेडक्वार्टर में सिर्फ आप जैसे दफ्तर में एक बाबू होता है उस तरीके का काम होता है, चाहे वो आप आईपीएस हो चाहे आईएएस हो। अगर आप दफ्तर में हैं तो आप सिर्फ एक मामूली से बाबू की तरह काम करते हैं, आपके पास कोई शक्तियाँ नहीं होती हैं, आप कुछ एक्शन नहीं ले सकते, आप सिर्फ फाइल इधर से उधर कर सकते हैं। तो इस वजह से आप सोच सकते हैं किस वजह से उनका दिल वहाँ पे जो हिमाचल पुलिस का हेडक्वार्टर है वहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया, ताकि फिर से ये जो करप्ट विधायक हैं या करप्ट स्क्रैप व्यापारी हैं या जो और करप्शन वहाँ चल रहा है, माइनिंग चल रही है जो इलीगल, उस पर एक्शन ना ले सकें, इसलिए उनको एक बार फिर से जो है एक तरीके से दबा दिया गया, उनकी आवाज़ को दबा दिया गया, उनकी जो काबिलियत थी उसको दबा दिया गया। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपने तो इतनी काबिल अफसर को हेडक्वार्टर पे ट्रांसफ़र करवा दिया, उनके हाथ ही काट दिए एक तरीके से,
तो कई सारे लोगों ने ये कहा कि उन्होंने खुद ये कहा है कि वो हेडक्वार्टर में जाना चाहती हैं। आप सोचिए, एक अधिकारी जो समाज के लिए काम करना चाहता था वो कभी नहीं चाहेगा कि वो हेडक्वार्टर में बैठ करके पेपर पेंसिल तोड़े। वो चाहता है कि वो ग्राउंड पे रहे, जो है अपने क्षेत्र में रहे, वहाँ पर लोगों की समस्याएं सुने, उनकी समस्याओं को दूर करे। अच्छा, इस पूरे प्रकरण में एक सबसे दुखद बात ये भी थी कि जिस इवनिंग स्कूल को आईपीएस इल्मा अफरोज ने शुरू किया था, वो अब पूरी तरीके से बंद हो चुका है। वहाँ पर जो बच्चे थे 450 के करीब बताए जा रहे हैं, वो सभी फिर से अ, उसी अपनी ज़िंदगी में लौट गए हैं जहाँ पर उन्हें गरीबी देखनी है, भुखमरी देखनी है, हर चीज़ देखनी है, और वो शिक्षा से एक बार फिर से दूर हो गए। और ये सब किसके कारण हुआ है? ये सब वहाँ की सरकार के कारण हुआ, उस सरकार में बैठे विधायकों के कारण हुआ, मंत्रियों के कारण हुआ, कांग्रेस के कारण हुआ, मैं तो ये कहूँगा। क्योंकि जो कांग्रेस पूरे देश में पदयात्रा करके ये बोलती है कि वो महिलाओं का सम्मान करती है, प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार इल्ज़ाम लगाती हैं कि बीजेपी जो है वो महिला विरोधी है, लेकिन वो अपने ही एक स्टेट में एक महिला आईपीएस अधिकारी का अपमान होने से नहीं बचा सकी। तो ये कहानी इसलिए भी बहुत ज़रूरी थी कि कई बार नेता जो होते हैं मंच पर कुछ और होते हैं, और मंच के बाद जो ज़मीनी स्तर पर जो हकीकत होती है उनकी, वो कुछ और होती है। इसलिए ये पूरी जो कहानी मैंने आपको बताई, वो इसलिए आपको जानना ज़रूरी है कि कोई नेता अगर मंच से कुछ कह रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सच ही कह रहा हो, या वो सच में आपके अधिकारों की बात कर रहा हो सकता है वो राजनीतिवश ये सारी बातें कह रहा हो जिसे वो खुद अपने जीवन में कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहता है। तो ये थी इल्मा अफरोज़ की कहानी। और अगर ये कहानी आपको एक तरीके से, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत इंस्पिरेशनल कहानी थी, इल्मा अफरोज़ की बहुत इंस्पिरेशनल कहानी है जिस तरीके से वो आईपीएस बनी, लेकिन उनके साथ जो हुआ वो वाकई में बहुत ही दुखद है। आपका इस पूरे जो मैंने आपको अभी व्याख्यान किया उनके जीवन के बारे में, उनके आईपीएस करियर के बारे में, वो आपको क्या लगता है, इस पर क्या होना चाहिए, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।